हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज जयसवाल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 9th के केमिस्ट्री का अणु और परमाणु का चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। क्लास 9th का केमिस्ट्री ठीक है ना। और इसमें अणु और परमाणु और अणु है ना जी। परमाणु और अणु के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने आयन तक पढ़ लिया था कि आयन क्या होता है, ठीक है ना। आयन के बारे में बताए थे, बताएंगे कोई कि आयन क्या होता है? हाँ, आयन क्या होता है, कोई बताएगा? हाँ, देखिए, प्रत्येक परमाणु तथा अणु, ठीक है ना, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। इनके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने और त्यागने के कारण इन पर एक प्रकार के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। इन्हीं आवेश को आयन कहते हैं। मैंने क्या कहा कि सभी परमाणु तथा अणुओं में इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान करने के वजह से, ठीक है ना, इनके ऊपर एक प्रकार के आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण आवेश उत्पन्न हो जाता है। इन्हीं आवेशों को हम लोग आयन कहते हैं। आयन को दो भागों में बांटा गया था, एक धन आयन और दूसरा ऋण आयन। धन आयन को क्या कहते हैं? क्षारकीय मूलक भी कहते हैं। धन आयन को क्या कहते हैं? क्षारकीय मूलक भी कहते हैं, ठीक है ना। और जबकि ऋण आयन को क्या कहते हैं? अम्लीय मूलक कहते हैं। ऋण आयन को क्या कहते हैं? अम्लीय मूलक कहते हैं, ठीक है ना। आए बात समझ में? तो इसके बाद जो है हम लोग क्षारकीय मूलक और अम्लीय मूलक के बारे में पढ़ लिए थे। क्षारकीय मूलक क्या होता है, अम्लीय मूलक क्या होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है संयोजकता। क्या पढ़ना है? संयोजकता। अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग क्या? वैलेंसी। क्या बोलते हैं? वैलेंसी। वैलेंसी मतलब होता है संयोजकता। वैलेंसी को एक तरफ से हम लोग क्या सीटी भी कहते हैं, मतलब क्षमता, ठीक है ना। किसी तत्व परमाणु अणु आयनों के संयोग करने की क्षमता ही उसकी क्या कहलाता है? संयोजकता कहलाता है। किसी तत्व परमाणु अणु के संयोग करने की क्षमता ही क्या कहलाता है? हाँ, संयोजकता कहलाता है, ठीक है ना। तो अब संयोग किस तरह करते हैं? तो संयोग दो आधार पर किया जा सकता है। कोई भी तत्व परमाणु, ठीक है ना, आयन, ये संयोग करते हैं। क्या करते हैं? संयोग करते हैं, ठीक है ना। और इनके संयोग करने की क्षमता क्या कहलाता है? वैलेंसी कहलाता है, मतलब संयोजकता कहलाता है। तो संयोग ये दो आधार पर करते हैं। संयोग कितने आधार पर करते हैं? दो आधार पर। पहला, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा। और दूसरा साझे के द्वारा। साझा, ठीक है ना, साझा। आया बात समझ में ना।
तो आपने समझा कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण का मतलब क्या होता है? स्थानांतरण का मतलब होता है आदान प्रदान, मतलब किसी से लेना और किसी से देना, ठीक है ना। और साझे का मतलब क्या होता है? न किसी से लेना न किसी से देना, मतलब पूर्णतः किसी को कोई ये अपना दे भी नहीं सकता है, अब पूर्णतः किसी से कुछ ले भी नहीं सकता है। साझे का मतलब सपोज मान लीजिए कि मैंने आपको ये एक पेन दिया, आपने कहा कि मुझे पेन की ज़रूरत है, मैंने आपको एक पेन दे दिया। तो ये पेन मैंने आपको दिया, तो बस पेन आपको मैंने हमेशा के लिए नहीं दिया है, आपको तब तक दिया है जब तक आपका काम ना हो जाए। आप जैसे ही आपका काम हो जाएगा पेन पुनः मैं ले लूँगा। इस प्रक्रिया को हम लोग साझा कहते हैं। क्या कहते हैं? साझा, ठीक है ना। साझे में दोनों का काम चलता रहता है, ठीक है ना। लेकिन कोई चीज़ दे देना, पूर्णतः कोई चीज़ क्या करना? दे देना। अब दे देना मतलब उस पर तुम्हारा हक है, अब उस पर हमारा हक नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण और साझा समझ में आया? इसको मैं अभी बताऊंगा, मतलब रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा कि आखिर में कैसे मतलब देते हैं, कैसे साझा करते हैं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग संयोजकता के थोड़ा सा संक्षिप्त बातों में हम लोग को समझ लें कि संयोजकता क्या होती है, ठीक है ना। तो अब एक फ्रैंकलैंड नामक वैज्ञानिक थे, फ्रैंकलैंड, ठीक है ना। फ्रैंकलैंड नामक वैज्ञानिक थे, एक फ्रैंकलैंड नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने संयोजकता को बताने के लिए हाइड्रोजन को आधार माना। इन्होंने संयोजकता को बताने के लिए हाइड्रोजन को आधार माना। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा कि किसी तत्व की संयोजकता वह संख्या है जो किसी एक तत्व के परमाणु से हाइड्रोजन संयोग करता है। क्या बताया? कि किसी तत्व के मतलब संयोजकता जो है किसी तत्व की वह संख्या है, किसी तत्व या परमाणुओं की वह संख्या है जो किसी तत्व से हाइड्रोजन संयोग करता है। मतलब किसी भी तत्व से हाइड्रोजन जितना बार संयोग करेगा वह उसका क्या कहलाएगा? संयोजकता। जैसे जल H2O, ठीक है ना। ध्यान दीजिए यहाँ पर, जैसे जल है H2O। अब मैं पूछूं कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है, तो आप बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है। क्यों? क्योंकि फ्रैंकलैंड के अनुसार किसी भी तत्व से हाइड्रोजन जितनी बार संयोग करेगा वह उसकी संयोजकता कहलाएगी, तो इसलिए ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन 2 बार संयोग किया है ऑक्सीजन से, ठीक है ना। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया, ये चीज़ें खंडित हो गई भागीदार। एक क्लोरीन के आधार पर भी बताया गया था कि किसी भी तत्व से क्लोरीन जितनी बार संयोग करेगा वह उसका संयोजकता कहलाएगा। जैसे CCl4, इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या बोलते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब कार्बन से क्लोरीन 4 बार संयोग किया है, इसका मतलब कार्बन की संयोजकता कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ। तो एक क्लोरीन के आधार पर ही बताया गया, लेकिन ये भी चीज़ ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाई, इससे भी खंडित कर दिया गया। एक अन्य वैज्ञानिक नहीं, मतलब एक अन्य आधुनिक प्रक्रिया बताया गया संयोजकता का। आधुनिक नियम क्या था? आधुनिक नियम के अनुसार बताया गया किसी भी तत्व के परमाणुओं के अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उसकी संयोजकता कहलाती है। क्या बताया गया? किसी भी तत्व के परमाणुओं के अंतिम कोषों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाता है? संयोजकता, ठीक है ना। दूसरा परिभाषा संयोजकता का, किसी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का त्यागने तथा ग्रहण करने और साझा करने की क्षमता ही उसका संयोजकता कहलाता है। दूसरा क्या है? किसी तत्व के या परमाणु के या अणु के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का त्यागना, ग्रहण करना
तथा साझा करने की क्षमता ही उसका क्या कहलाता है। जैसे सोडियम है, और सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है। हाँ, त्यागता है। ये कितना त्याग सकता है। हाँ, एक त्याग सकता है। सोडियम पे 1 प्लस होता है, एक त्याग सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम की संयोजकता कितनी हो गई, 1 हो गई। सोडियम संयोजकता। क्लोरीन क्या करता है, त्यागता है कि ग्रहण करता है। ग्रहण करता है। क्लोरीन क्या करता है, ग्रहण करता है। कितना ग्रहण कर सकता है, 1। यानी इसकी अगर क्लोरीन 1 ग्रहण कर सकता है तो इसकी संयोजकता कितना हुआ, 1 हुआ। कितना हुआ, जितना त्यागेंगे उतना उसकी संयोजकता होगी, जितना ग्रहण करेंगे उतना उसकी संयोजकता होगा। ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, ठीक है ना। अब एक चीज आपको समझने की जरूरत है। मैंने पहले बताया था कि कौन कौन से ऐसे तत्व हैं, या कैसे मतलब कैसे त्यागते हैं और कैसे ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के बारे में मैंने बताया था। जिन तत्वों को वाहेतम कोश में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वाहेतम कोश में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हुए सदैव क्या करते हैं, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। क्या करते हैं, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। और जिन तत्वों को वाहेतम कोश में 4, 5, 6, 7 होते हैं, वो अधिकतर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। तो 4 को छोड़ दीजिए, 5, 6, 7 ही ले लीजिए। क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और जो तत्व अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं वे मैक्सिमम धातु होते हैं। क्या होते हैं, धातु होते हैं। और जो तत्व अपने अंदर इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करते हैं तो क्या होते हैं, अधातु। क्या होते हैं, अधातु। लेकिन धातुओं में एक हाइड्रोजन भी है, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, तो हाइड्रोजन धातु नहीं है, तो हाइड्रोजन को छोड़कर। ठीक है कि नहीं है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, अब मैं बताऊंगा कि कोई भी तत्व कैसे साझा करता है और कोई भी तत्व अपने अंदर से कैसे इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है। ठीक है ना। मैंने आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के भी बारे में बताया था, पहले बताया था ना। जैसे ध्यान दीजिए, सबसे जरूरी चीज़ है ये एक चीज़ समझना कि कोई भी तत्व अपने अंदर इलेक्ट्रॉनों को कैसे रखता है। सबसे पहले संयोजकता को समझने से पहले यह जरूरी है कि आप यह समझ सके कि कोई भी तत्व अपने अंदर इलेक्ट्रॉनों को कैसे रखता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कोषों में रहते हैं। सपोज मान लीजिए कि ये कोई तत्व है और किसी तत्व का ये क्या है, नाभिक है। और नाभिक हमेशा क्या होता है, धनावेशित होता है। ठीक है ना। और ये इसके बाहर पहला कोष है, यह इसके बाहर दूसरा कोष है, ये इसके बाहर तीसरा कोष है, और ये इसके बाहर चौथा कोष है। ठीक है। हम लोग इन कोषों को KLMN के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। और KLMN को हम लोग 1, 2, 3, 4 के द्वारा क्या करते हैं, दिखाते हैं। ठीक है ना। और इन KLMN में के कोष, जो पहला कोष है उसको के कोष कहते हैं, दूसरे कोष को एल कोष कहते हैं, तीसरे कोष को एन कोष कहते हैं, चौथे कोष को तीसरे कोष को एम कोष कहते हैं, और चौथे कोष को एन कोष कहते हैं। तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 18 और चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। तो 2, 8, 18, 32 होते हैं। लेकिन 2 कैसे होते हैं, तो एक बोरबरी नामक वैज्ञानिक था जिन्होंने बताया कि किसी भी परमाणु के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। किसी भी परमाणु के अंदर कोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2n² होती है। कितनी होती है, 2n² होती है। जहाँ n क्या है,
जहाँ n क्या है, जहाँ n इक्वल टू 1 2 3 डट डट कहाँ तक जाएगा, 7 तक जाएगा, 7 से लिखा जाता है। अभी तक धरती पर जितने भी तत्व की खोज हो चुकी है उन तत्वों में अधिकतम कोषों की संख्या 7 तक जाती है, इससे अधिक नहीं जाता है अभी तक जितना तक खोज हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने n का मान 7 तक लिया है, ठीक है ना। यदि हम n का मान पहला लेंगे तो कौन सा कोष होगा, k कोष होगा। यदि n का मान हम क्या लेंगे, पहला लेंगे तो कौन सा कोष होगा, k कोष होगा। तो अब k कोष होगा तो k कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 गुणे 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 हो जाएगी। हाँ, अब उसी तरह यदि n बराबर 2 लेंगे तो कौन सा कोष हो जाएगा, l कोष हो जाएगा। हाँ, तो फिर अब फिर से सूत्र रखा जाएगा, 2 गुणे 2 का होल स्क्वायर बराबर 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। l कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। उसी तरह अगर हम n बराबर 3 लेंगे तो n बराबर 3 लेंगे तो कौन सा कोष होगा, m कोष हो जाएगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखा जाए तो 2 गुणे 3 का होल स्क्वायर 3 का 9, हाँ, और 9 दूनी 18, ठीक है ना। इसी तरह यदि हम लोग 4 कोष की बात करेंगे, चौथे कोष की बात करेंगे तो n बराबर 4 हो जाएगा, तो अब n हो जाएगा। हाँ, फिर 2 गुणे 4 का होल स्क्वायर, n 4 16 दूनी 32 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी k कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या k कोष में 2 होगा, l कोष में 8 होगा, m कोष में 18 होगा और n कोष में 32 होगा। क्या मैक्सिमम, उससे कम हो सकता है लेकिन उससे अधिक नहीं। तो वैज्ञानिकों ने, मैंने बताया कि हमने आपको क्या बताया, हमने ये कहा कि हम लोग यह समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किसी भी परमाणु के अंदर कैसे रहते हैं, ठीक है ना। तो मैंने बताया कि परमाणु के अंदर पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ इस प्रकार रखा जाता है इनको, ठीक है ना। और दूसरे कोष में 8, तो कुछ ऐसे रखा जाएगा, ठीक है ना। 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, 8 हो गया। इसी तरह करते तीसरे में 18, चौथे में 32, तो ऐसे रहते हैं। अब जो है हम देखने का प्रयास करेंगे, हमने बता दिया कि किसी भी परमाणु के अंदर कुछ इस प्रकार इलेक्ट्रॉन रहते हैं। किसी भी परमाणु के अंदर यदि पहले कोष में बात की जाए तो मैक्सिमम 2 रहेंगे, उससे कम भी हो सकते हैं। दूसरे में 8 रहेंगे, उससे कम भी रह सकते हैं। तीसरे में 18 रहेंगे, उससे कम रह सकते हैं। चौथे में 32 रहेंगे, उससे कम रह सकते हैं। अब यदि किसी तत्व की बात की, जैसे मान लीजिए सोडियम को ही ले लीजिए। सोडियम का कितना होता है, परमाणु क्रमांक 11 होता है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि केमिस्ट्री में अगर यदि एटॉमिक नंबर नहीं याद है तो समझिए कि आप केमिस्ट्री को अच्छी तरह से अध्ययन नहीं कर पाएंगे। मेरा मानना है कि एटॉमिक नंबर इज़ द हार्ट ऑफ केमिस्ट्री। एटॉमिक नंबर जो होता है केमिस्ट्री का दिल होता है, परमाणु संख्या। इसके बिना ये चल नहीं सकता है, क्योंकि इसी पर सब कुछ आधारित है, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने बताया कि परमाणु संख्या 11 होता है। अब सोडियम का 11 परमाणु संख्या होता है। अब परमाणु संख्या 11 का क्या तात्पर्य है, 11 का तात्पर्य ये है किसी परमाणु के अंदर यह प्रदर्शित कर रहा है कि इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु संख्या का क्या तात्पर्य है, तात्पर्य ये है कि ये बताने का प्रयास कर रहा है कि हमारे अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है। क्या है, हमारे अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है। तो चलिए इसके इलेक्ट्रॉनों को देखा जाए। ये है सोडियम का नाभिक, ठीक है ना। अब इस नाभिक के बाहर ये क्या है, कक्षाएं हैं। पहली कक्षा, पहली मान लीजिए ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, ठीक है ना। तो पहली कक्षा में कितना हो गया, पहली कक्षा में मैंने बताया था कि पहले में कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो पहले में 2 रख दीजिए, पहले में 2 रख दीजिए, पहले में 2, दूसरे में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 2 8 कितना हो गया, 10 हो गया।
और ये एक 11 हो गया, ये एक 11 हो गया। हम लोग साधारण तरीके से निकालेंगे तो 2 8 1 हो गया, ठीक है ना। तो अब जो है, अब इसके वायतन को कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक है। अब वायतन कोष का मतलब क्या होता है? अंतिम कोष। क्या होता है? अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन कितना है? एक है। अंतिम कोष का मतलब लास्ट, अंग्रेजी में लास्ट, हिंदी में अंतिम कहा जाला, ठीक। तो कितना है? एक है। तो एक है, तो मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं आप लोगों को? मैंने कहा कि किसी भी तत्व के वाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसकी क्या कहलाती है? संयोजकता। क्या कहलाता है? संयोजकता। अर्थात सोडियम की वायतन कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक है। और वायतन, जब इसके वायतन कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है तो सोडियम की संयोजकता कितना हो जाएगा? वैलेंसी कितनी हो जाएगी? एक हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? एक हो जाएगी। अभी मैंने फिर कहा कि जो तत्व अपने अंदर से जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं वह उसकी क्या होता है? संयोजकता होता है, चाहे जितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। अभी मैंने ये भी कहा कि जो तत्व अपने अंदर से 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हुए धातु होते हैं। और कौन त्याग करते हैं? जिनके वाह्यतम कोष में, वाह्यतम कोष में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हुए क्या करते हैं? त्यागते हैं, हाइड्रोजन को छोड़कर। हाइड्रोजन भी त्यागता है, लेकिन वे तो धातु होते हैं जो त्यागते हैं, लेकिन हाइड्रोजन धातु नहीं होता है, इसलिए हाइड्रोजन को कर रहे हैं छोड़कर, ठीक है ना। तो अब 1 2 3 इनके वायतन कोष में हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया ना। तो अब त्याग दिए तो इनका वैलेंसी कितना हो गया? 1 हो गया। अब जब त्यागेंगे तो त्यागने की वजह से क्या होता है? सोडियम प्लस हो जाता है। क्या होता है? तो यहाँ से संयोजकता के एक और डिफिनीशन नया बनता है कि जिन तत्वों या मूलकों, जिन तत्वों, परमाणुओं या मूलकों के ऊपर जितने धनात्मक ऋणात्मक संख्याओं का चिन्ह होता है वह उसका संयोजकता कहलाता है। किसी भी तत्व, परमाणु, मूलक, आयन के ऊपर जितने भी धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्ह रहता है वह उसका क्या कहलाता है? संयोजकता कहलाता है। तो सोडियम के ऊपर एक चिन्ह है तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हाइड्रोजन के पास में 1 प्लस रहता है तो इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लोरीन के बाद 1 माइनस रहता है तो इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो क्या आप लोगों ने संयोजकता के बारे में समझा? अगर आपसे पूछा जाएगा फेरस की संयोजकता कितना हो जाएगा, तो फेरस की संयोजकता 2 होता है। तो फेरस जो होता है परिवर्ती संयोजकता रखता है। मतलब परिवर्ती संयोजकता किसे कहते हैं? जिन तत्वों के संयोजकता 1 से अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? परिवर्ती संयोजकता कहते हैं। फेरस का 2 भी होता है और फेरस का 3 भी होता है। फेरस का संयोजकता 2 भी होता है और फेरस का 3 भी होता है। तो संयोजकता कितने होते हैं? 1 संयोजक होते हैं, द्विसंयोजक होते हैं, त्रिसंयोजक होते हैं, चतुर्संयोजक होते हैं, पंच संयोजक होते हैं। आए बात समझ में? संयोजक कितना होते हैं? एक संयोजक मतलब क्या? या तो एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से त्याग करेगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो एक संयोजक कहलाएगा। द्विसंयोजक मतलब क्या? या तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा, इसको द्विसंयोजक कहेंगे। त्रिसंयोजक का मतलब क्या? 3 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से त्यागेगा, नहीं तो ग्रहण करेगा, नहीं तो साझा करेगा, ठीक है ना। तो 1 2 3 मतलब जितने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेंगे या ग्रहण करेंगे वह उसका, या जितने इलेक्ट्रॉनों से साझा करेंगे वह उसका क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? संयोजकता कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संयोजकता कहलाएगा। बातें समझ में आई ना? संयोजकता समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, मैंने प्राचीनतम से लेकर आधुनिक तक संयोजकता के बारे में बताया कि प्राचीनतम से लेकर आधुनिक तक संयोजकता क्या होती है, ठीक है ना। आए बात समझ में ना? हाँ, प्राचीनतम धारणा के अनुसार संयोजकता की क्या परिभाषा होती है? हाँ, संयोजकता हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या है जो किसी तत्व के एक परमाणु से संयोग करता है। संयोजकता हाइड्रोजन परमाणु की वह संख्या है जो किसी तत्व के एक परमाणु से संयोग करता है। अर्थात हाइड्रोजन से संयोजकता जितनी बार संयोग करके हाइड्रोजन से
ठीक है ना। मतलब किसी भी तत्व से हाइड्रोजन जितनी बार संयोग करता है वो उसकी संयोजकता कहलाता है। जैसे अभी मैंने बताया, क्या बताया, H2O, क्या बताया, H2O, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन जो है H2O हो गया, तो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन कितना संयोग किया है, 2, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2, CH4, ठीक है ना। मेथेन जिसको बोलते हैं, कार्बन से हाइड्रोजन कितना संयोग किया है, 4, तो कार्बन का वैलेंसी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह एक और नियम निकल कर आया, क्या, क्लोरीन से, कि क्लोरीन जितने किसी तत्व से जितने परमाणुओं का संयोग करता है वो उसकी क्या कहलाता है, संयोजकता कहलाता है। जैसे CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, अब कार्बन से क्लोरीन कितना बार संयोग किया है, 4 बार, तो इसलिए इसकी संयोजकता कार्बन की कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये तो प्राचीनतम धारणा है, ये ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया, इसको मतलब इसका खंडन कर दिया गया है। अब आधुनिक परिभाषा क्या है, आधुनिक परिभाषा आप लोगों को 3 तरह से मैंने बताया। पहला, कि किसी भी तत्व, परमाणु, अणु के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करना तथा साझा करने की क्षमता ही क्या कहलाता है, उसका संयोजकता कहलाता है। दूसरा परिभाषा मैंने क्या बताया, कि किसी तत्व के वाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाता है। क्या कहलाता है, संयोजकता। जैसे वाह्यतम कोश में सोडियम के वाह्यतम कोश में कितना है, 1 है, इससे संयोजकता कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है ना। तीसरा परिभाषा मैंने क्या बताया, मैंने बताया किसी भी मूलक, परमाणु, आयन, ठीक है ना, के ऊपर जितने भी धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्ह होते हैं वो उसकी क्या कहलाता है, संयोजकता कहलाता है। जैसे अभी मैंने बताया क्या, जैसे मान लीजिए कि H पर प्लस, तो संयोजकता कितना हो जाएगा, H, 1, ऑक्सीजन पर -2, संयोजकता कितना हो जाएगा, 2, एल्युमिनियम पर +3, संयोजकता कितना हो जाएगा, 3, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से ये संयोजकता का मतलब संयोजकता जो चैप्टर है, मतलब संयोजकता जो टॉपिक है वो क्या हो गया, फिनिश हो गया, ठीक है ना। प्राचीनतम से लेकर आधुनिक तक आए बात समझ में ना। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।